आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त ये अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित केदारनाथ भ्रमण को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ने मंदिर की सजावट व मूलभूत व्यवस्थाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम को पड़ावों व केदारनाथ में 40 से अधिक अतिरिक्त टेंट लगाने को कहा गया। आपको बता दें कि दीपावली पर केदारनाथ मंदिर को 10 कुंटल फूलों से सजाया जाएगा। उत्तराखंड में 18 सूत्री मांगों को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन चला रही है उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की आज समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में जहां 26 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल पर चर्चा होगी तो दूसरी ओर अब तक के आंदोलन की समीक्षा भी की जाएगी। समन्वय समिति के सचिव संयोजक पूर्णानंद नौटियाल व शक्ति प्रसाद भट्ट ने बताया कि सोमवार को सद्भावना भवन यमुना कॉलोनी में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी जिलों और घटक संघों के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। 26 अक्टूबर से होने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल की रूपरेखा तय करने के साथ ही वर्तमान में किए गए आंदोलन की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में भारी बारिश के बाद आपदा ने जानमाल का खासा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सरकार के स्तर पर किए जा रहे आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों पर विपक्ष की भी नजर है और विपक्ष इस भूमिका में खरा उतरने के लिए कोशिश भी कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को 26 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सोनिया गांधी उत्तराखंड में आई आपदा की समीक्षा के साथ चुनावी तैयारियों पर भी प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसकी पुष्टि की है। उत्तराखंड में शीतकालीन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने नई कवायद शुरू की है, जिसके तहत ऋषिकेश से चारधाम तक पुराने रास्ते की तलाश की जाएगी। आपको बता दें पहली बार 1200 किलोमीटर लंबे चारधाम ट्रेल का खाका तैयार किया गया है और तैयार करने को कह दिया गया है और 10 से 12 सदस्य रेकी टीम को सर्वे के लिए भेजा जा रहा है, जिसको लेकर के सीएम धामी ने चारधाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिए 25 सदस्यों के दल को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया है। सीएम ने कहा है कि गर्व का क्षण है कि हमारे पास उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए एक युवा बल है। यह हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध में बैठक हुई है। आपको बता दें इस बैठक में कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी ने बताया कि उन्हें विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए CBSE के 13 विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें सैन्य विज्ञान, अंग्रेजी, चित्रकला, कुमाऊनी, IT, संगीत, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, योग आदि के पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। NEP कार्य समिति के सह संयोजक डॉक्टर भास्कर चौधरी का कहना है कि 29 अक्टूबर तक पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह बैठक प्रोफेसर SC जोशी, IQAC निदेशक प्रोफेसर BC तिवारी आदि की सदस्यता में की गई है। वहीं उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 9 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। आपको बता दें कि सक्रिय मरीजों की संख्या 163 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को 9,871 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि 10 जिलों में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जबकि चंपावत में 1, देहरादून में 3 और नैनीताल में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता।
अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और बुलेटिन के बाद एक बार आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरीश रावत अपने पुराने फॉर्म में लौटने लगे हैं। हरीश रावत के समय मंत्री रहे हरक सिंह रावत और हरीश के बीच बर्फ पिघलती हुई दिख रही है। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय तक जुदा होते नहीं दिख रहे हैं। कभी हरक सिंह रावत हरीश रावत को अपना बड़ा भाई बताते हैं तो कभी हरीश रावत ये कहते हैं कि इन लोगों को ही आने वाले समय में नेतृत्व करना है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हरीश रावत और यशपाल आर्य हरक सिंह रावत से बात करते हुए देखे जा सकते हैं। बातचीत में हरीश रावत ने बीजेपी सरकार में मंत्री हरक सिंह से ग्रामीणों की समस्या रखते हुए उनके सामने और उम्मीद करते हैं कि वो समस्या का समाधान करेंगे। अब कांग्रेसी और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे यशपाल आर्य भी हरक सिंह रावत से ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि जल्द मुलाकात होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही बर्फ पिघलेगी और फिर हरक सिंह रावत कांग्रेस खेमे में देखे जा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से पीएम मोदी ने आज फोन पर बात की है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में अवगत कराते हुए आपदा प्रभावितों को दी जा रही आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएम धामी ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को लेकर फोन कर राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत व बचाव एवं निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी को हंस फाउंडेशन की ओर से माता मंगला ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए 5 करोड़ की धनराशि प्रदान की। मुख्यमंत्री आवास में वेबिनार के माध्यम से मुख्यमंत्री से वार्ता कर माता मंगला ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि आपदा के इस संकट काल में पीड़ितों की मदद के लिए हंस फाउंडेशन आगे भी राज्य सरकार का सहयोग करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माता मंगला जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हंस फाउंडेशन द्वारा आपदा के समय ही नहीं बल्कि प्रदेश के विकास में भी सहयोग किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का पीड़ितों की मदद के लिए बेहतर उपयोग किया जाएगा। वहीं भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली नीति सीमा सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया है। बताया जाता है कि सीमा सड़क संगठन ने रविवार को कहा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली नीति सीमा सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। भूस्खलन के कारण मार्ग अवरोध हो गया था। सामरिक दृष्टिकोण से ये रास्ता काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसका खोला जाना कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एफएम न्यूज़।